हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर धातु एवं अधातु के बारे में। हमारे केमिस्ट्री में लगभग अभी तक 118 तत्वों के बारे में ज्ञात हो चुका है। हमारे पुस्तक में 115 तत्व दिया हुआ है, तो यही 115 तत्वों के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो 115 तत्वों में से कुछ तत्व जो है वो धातु हैं और कुछ जो है वो अधातु है। तो इसको जो है हम लोग उसको विभाजित किए हैं उनके गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है। उसके गुणधर्मों के आधार पर किसी को धातु की कैटेगरी में रखे हैं तो किसी को अधातु के कैटेगरी में रखे हैं। और कुछ उपधातु भी हैं जो अधातु के जैसा भी व्यवहार करते हैं और धातु के जैसा भी व्यवहार करते हैं। तो ये धातु और अधातु को हम लोग डिटेल से जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है उसको जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। धातु अधातु का बेसिक टर्म क्या है। धातु और अधातु में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म है उसके बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि आघातवर्ध्यता, तन्यता, ठीक है। तो आघातवर्ध्यता क्या है? कोई भी धातु का वह गुण जिससे उसको पीट कर पतला चादर के रूप में बदला जा सके, ठीक है। पतला चादर में बदलने का जो गुण होता है उसको पीट कर उसे बोलते हैं आघातवर्ध्यता। उसके बाद आता है तन्यता। तो कोई किसी भी तत्व से फिर किसी भी धातु से हम लोग पतला तार निकालने का जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं तन्यता। तो ये सब पॉइंट को जो है अपने माइंड में रखना है। एक और चीज़ है ध्वनिक। किसी भी तत्व को पीटने से अगर रिंगिंग साउंड, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, मतलब उत्पन्न होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं ध्वनिक। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है इसको अपने माइंड में रखेंगे और उसके बाद अभी हम लोग धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। धातु जैसे कि किसे बोलेंगे हम लोग धातु? वैसे तत्व जो आघातवर्ध्यता होते हैं, तन्यता होते हैं, ध्वनिक होते हैं, विद्युत का और उष्मा का सुचालक होते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम लोग धातु कहते हैं। धातु का कुछ उदाहरण जैसे कि हम लोग का सोना, चांदी, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अत्यधिक हम लोग के पास धातु का उदाहरण है, ठीक है। और हमारे अर्थ क्रस्ट में, मतलब हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसमें लगभग 7% अल्युमिनियम है, ठीक है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? अल्युमिनियम है। उसके बाद आता है हम लोग का लोहा, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का सोडियम, पोटेशियम, ये सबसे होके आगे गुजरता है, ठीक है। और अधातु अब हम लोग किससे बोलेंगे? तो ऐसे तत्व जो आघातवर्ध्यता नहीं होते हैं, तन्यता नहीं होते हैं, ध्वनिक नहीं होते हैं, ठीक है, और जो विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये सब को हम लोग बोलेंगे अधातु। इसका उदाहरण जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह का बहुत सारा इसका भी उदाहरण है। तो धातु और अधातु दोनों को हम लोग का डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। धातु और अधातु का उपयोग हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं धातु और अधातु का भौतिक गुणधर्म, ठीक है। भौतिक गुणधर्म क्या हो जाएगा? जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका डेफिनेशन में कि धातु आघातवर्ध्यता होते हैं, ठीक है। तो धातु क्या होगा? आघातवर्ध्यता होगा। कहने का मतलब उसको पीटेंगे तो वो पतला चादर के रूप में बदल जाएगा। उसी टाइप से अधातु जो है वो आघातवर्ध्यता नहीं होते हैं, मतलब उसको पीटने से हम लोग पतला चादर में नहीं बदल सकते। तो एक एक गुणधर्म हो गया। दूसरा जो है धातु तन्यता होते हैं, ठीक है, अधातु तन्यता नहीं होते हैं। कहने का मतलब जो धातु है उससे हम लोग पतला तार खींच के निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से अधातु से हम लोग पतला तार खींचकर नहीं निकाल सकते। जैसे कि आपका तार के लिए उदाहरण हम लोग चांदी का, तांबा का, सोना का, ये सब का तार हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तन्यता धातु जो है वो सोना है, जिसका 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर तार हम लोग खींचकर निकाल सकते हैं। इसलिए जो सबसे अधिक तन्य धातु है वो है सोना, ठीक है। अब ये तन्यता भी हो गया। अब ध्वनिक, आपने स्कूल की घंटी सुनी होगी, जैसे टंग टंग घंटी जो बजता है उसके बाद एक रिंगिंग साउंड हम लोग को सुनाई देता है, उसके बाद भी हम लोग को सुनाई देता है कुछ, तो वही चीज़ को बोला जाता है ध्वनिक। मतलब किसी भी चीज़ को पीटने से अगर आवाज़ आए, मतलब रिंगिंग साउंड आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ध्वनिक। तो धातु जो है वो ध्वनिक होते हैं और अधातु जो है वो ध्वनिक नहीं होते। अब अगला चीज़ जो है धातु विद्युत का सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत का कुचालक होते हैं। जैसे कि आप धातु में ले लीजिए सोना या फिर चांदी या फिर लोहा, अल्युमिनियम, तांबा,
ये सबको आप ले सकते हैं। तो ये सब देखिए आप सभी विद्युत का सुचालक करते हैं, मतलब विद्युत इसके थ्रू आसानी से प्रवाहित हो सकता है। लेकिन जो अधातु है उसके थ्रू विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता। जैसे कि आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, ये सबसे प्रवाहित नहीं होता है। क्लोरीन इससे प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका अगला गुणधर्म जिसको बोलते हैं ऊष्मा का सुचालक। धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है। जैसे कि हम लोग खाना पकाने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, जो हमेशा वो हम लोग धातु का ही प्रयोग करते हैं, अधातु का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जो धातु है वो ऊष्मा का सुचालक होता है और अधातु जो है वो ऊष्मा का कुचालक है। तो इसीलिए हम लोग धातु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि धातु जो है आसानी से ऊष्मा का चालन करता है, जिससे कि वो जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन अधातु चालन नहीं करता और वो गर्म नहीं होता है। इसके बाद आता है इसका गलनांक। ठीक है, धातु का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, अधातु का गलनांक निम्न होता है। ठीक है, और क्वथनांक भी धातु का उच्च होता है और जो क्वथनांक है अधातु का वो निम्न होता है। एक चीज़ और, इसमें एक सोडियम और पोटेशियम है जिसका क्वथनांक जो है वो कम होता है। ये धातु है लेकिन इसका गलनांक और क्वथनांक जो है वो दोनों कम होता है। जबकि हीरा जो है एक ऐसा अधातु है जिसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, अब अगला चीज़ आता है धातु कठोर होते हैं और अधातु कठोर नहीं होते। धातु कठोर कहने का मतलब जितने भी धातु हैं सारा कठोर होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, आसानी से उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। और अधातु में एक हीरा एक ऐसा उदाहरण है जिसको हम लोग आसानी से नहीं काट सकते, वो बहुत ही कठोर होता है, इवनली धातु से भी कठोर होता है। ठीक है, अब अगला जो आता है, धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। ठीक है, धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं होती। इसमें एक अपवाद है, जैसे अधातु में जो चमकीला अधातु है वो है आयोडीन। ठीक है, जो है वो क्या है, आयोडीन। अब अगला जो है, सामान्यतः धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक धातु ऐसा है जो हम लोग को द्रव अवस्था में मिलता है, वो है मरकरी। ठीक है, जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। फिर अधातु सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सिर्फ द्रव अवस्था में एक ही अधातु है वो पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, तो ये सब हम लोग का कुछ भौतिक गुणधर्म है। ये हम लोग का धातु अधातु का इतना सारा हम लोग गुणधर्म कर चुके हैं, तो फिर आगे और जानने का जरूरत नहीं है, बहुत सारा हम लोगों ने अभी किया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है इसका रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म हम लोग एक एक करके डिटेल से समझते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग समझते हैं धातु और अधातु का रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहला जो गुणधर्म है, कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, कोई भी धातु क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो धातु ऑक्साइड होगा ये हमेशा क्षारीय नेचर का होगा, मतलब क्षारीय प्रकृति होगा इसका। ठीक है, और अधातु में क्या है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, अधातु ऑक्साइड कहने का मतलब क्या है, ये हमेशा अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अधातु ऑक्साइड कैसा प्रकृति होगा, अम्लीय। यहाँ जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा जो गुणधर्म है, धातु जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन या फिर धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया किया, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, साथ ही साथ जल का निर्माण किया, हाइड्रोजन का निर्माण किया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे आयरन मतलब Fe फेरस जल के साथ अभिक्रिया किया, धातु का ऑक्साइड का निर्माण किया और हाइड्रोजन का निर्माण किया। ठीक है, तो इस तरीके से धातु जो है जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड भी बनाता है और धातु हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। सामान्यतः सभी धातुएं ठंडा पानी से अभिक्रिया, मतलब जो जल है उससे अभिक्रिया नहीं करते। जो अधिक अभिक्रियाशील है वही सिर्फ
जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम हो गया, ठीक है। और बाकी जो है वो भाप से अभिक्रिया करते हैं, है ना। कुछ एक धातु जो है वो गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। तो इस तरीके से आखिर वो तो जल है, इसलिए जल का ही नाम लेके यहाँ पे किया जा रहा है। उसी प्रकार से अधातु क्या है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कोई भी धातु, सॉरी अधातु आप ले लीजिए, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ तीसरा नंबर पे आइए, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक है। धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया कर, है ना। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भी धातु होगा वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी अम्ल में हाइड्रोजन होता ही है, इसलिए जो भी धातु होगा वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील रहेगा, तभी जाके ये अभिक्रिया जो है वो होगा, ठीक है। तो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और अधातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। कोई भी अधातु ले लीजिए और अम्ल ले लीजिए, वो अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो चौथा नंबर है, धातु लवण के साथ अभिक्रिया कर। अब इसमें यह ध्यान रखना होता है कि यहाँ जो धातु ए है, धातु कुछ भी एक धातु रहेगा, यहाँ धातु ए लिखा हुआ है, लवण बी लिखा हुआ है, इसको समझाते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि धातु लवण के साथ अभिक्रिया करके लवण और धातु ही निर्माण करता है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या है, धातु ए की जगह जिंक है और यहाँ लवण की जगह क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। मतलब जो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। सेम उसी प्रकार से अधातु वाला में भी अधातु और लवण अभिक्रिया कर लवण और अधातु का निर्माण करते हैं। इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील अधातु है वो अपने से कम क्रियाशील अधातु को उसके यौगिक से हटाकर, जैसे इसमें सोडियम ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड को क्लोरीन क्या किया, हटाया, विस्थापित किया और खुद यहाँ सोडियम के साथ चला गया और ब्रोमीन जो है उसको अलग कर दिया। कहने का मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा वो अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटा देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें एक चीज आया है कि अभिक्रियाशीलता। अभी अभिक्रियाशीलता क्या होता है, जैसा कि आपका यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रहा है धातु का जो अभिक्रियाशीलता का जो ये है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम। इसी तरीके से मतलब जो भी धातु हैं उसके घटते क्रम में, घटते क्या चीज का घटते क्रम में, अभिक्रियाशीलता का घटते क्रम में हम लोग उसको व्यवस्थित किए हैं। तो उसी अभिक्रियाशीलता का जो घटता क्रम का जो एक समूह बनाया गया है, इसे ही हम लोग अभिक्रियाशीलता का समूह कहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा वो सबसे ऊपर, उससे कम होगा उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, सबसे नीचे होगा वो सबसे कम क्रियाशील धातु होगा, ठीक है। और सबसे कम क्रियाशील धातु जो है वो गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये सब, ठीक है। इसीलिए ये सब में जो है जंग जल्दी नहीं लगता है। और ये जो सबसे ऊपर में है पोटेशियम और सोडियम, ये सब बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इवेंटली जब हम लोग ऑक्सीजन से इसको अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन का संपर्क में जैसे आता है तो ये आग जल जाता है, ठीक है, तुरंत से उसमें आग लग जाता है। इसीलिए इसको हमेशा हम लोग केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। तो ये था अभिक्रियाशीलता का बात। हाँ, तो एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, ठीक है। तुरंत से इसको तैयार किया जाता है, पूरा फ्रेश रहता है, जिसमें 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 पार्ट जो है वो नाइट्रिक एसिड होता है। ये जो है ये मतलब इसका जो मिक्सचर है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वा रेजिया। और ये एक्वा रेजिया जो है ये इवेंटली गोल्ड और प्लेटिनम को भी पिघालने में सक्षम है। अगर हम लोग अकेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर पिघालना चाहें तो वो नहीं पिघलेगा, या फिर नाइट्रिक एसिड से भी पिघालना चाहें, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से भी पिघालना चाहें तो वो अकेले में नहीं पिघलता है, मतलब वो मेल्ट नहीं करता है, गलता नहीं है, ठीक है। और जब हम लोग एक्वा रेजिया के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो वो जो भी है वो सोल्यूबल हो जाता है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, घुलनशील हो जाता है ना। तो ये था हम लोग का एक्वा रेजिया, जिसमें 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट जो होता है वो नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये था हम लोग का एक्वा रेजिया। अब इसके उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या चीज़ है, वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और जल
और साथ ही साथ लवण का निर्माण करते हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़े हम लोग एक्वारेजिया के बारे में, क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अभी उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। अब हम लोग को समझना है कि कोई भी धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी धातु है वो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है, और जो अधातु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम का, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है, मान के चलिए ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट वाला में 2 रखते हैं एंड दूसरा वाला में 8 हम लोग रख देते हैं। ठीक है, दूसरा वाला में 8 हो गया, तो लास्ट में बच जाता है 1। तो ये सोडियम क्या चाहता है ना, खुद में स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए इसे आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या फिर आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि इसको आवश्यकता है 7 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये इसको 7 कोई दूसरा तो देगा नहीं, इसलिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कोई भी एक जो ऋणात्मक आयन होता है, जैसे क्लोरीन का 17 होता है, तो इसमें फर्स्ट वाला में 2 रखते हैं, दूसरा वाला में 8 एंड तीसरा वाला में 7 रहता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो आबंध बनेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागने से फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से अगर हम लोग का जो आबंध बनता है या फिर उस तरह का जो यौगिक बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक यौगिक। ठीक है, और एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का अगर लिया जाए उदाहरण। ठीक है, तो इसमें 4 इसका होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट कक्ष में, मतलब जो बाहरी कक्ष है, बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या फिर ये चारों इलेक्ट्रॉन को त्याग देने की आवश्यकता है, तो ये अपना चारों को ना ही त्यागेगा ना ही कोई इसको 4 अपना देगा। इसलिए ये दूसरे चीज़ से क्या करता है, साझा करता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, और इसीलिए ये सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। और सहसंयोजी आबंध से जो निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, तो आयोनिक यौगिक होता है, एक सहसंयोजी यौगिक होता है। तो आयोनिक यौगिक का जो गलनांक है या फिर क्वथनांक है, ये उच्च होता है, जबकि ये जो सहसंयोजी यौगिक है, इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, आयोनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसमें सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, जैसा कि और हम लोग इसका बात करें सहसंयोजी यौगिक का, तो ये जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन ये जो है कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उसमें घुलनशील हैं। तो इस तरह का इसका गुणधर्म है। अब हम लोग को इसमें आगे पढ़ना है कि धातुओं की प्राप्ति हमें कैसे होती है, तो ये हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि धातु हम लोगों को कैसे प्राप्त होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि अधिकांश जो धातु है हमारे पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, और वो ये जो उपस्थित होते हैं ये हम लोग खनिज के रूप में होते हैं। अब ये खनिज क्या है, जो भी तत्व है वो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज। अब ये जो खनिज है इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अयस्क। अयस्क क्या चीज़ है, तो वैसे खनिज, ठीक है ध्यान से समझिएगा, वैसे खनिज जिसमें अधिक मात्रा में हम लोग का तत्व हो या फिर धातु हो, ठीक है, और साथ ही साथ उसे हम लोग को निकालना लाभकारी हो, तो वैसे खनिज को हम लोग बोलेंगे अयस्क। ठीक है, तो अब ये अयस्क जो है इसमें हम लोग का बहुत सारा धूल मिट्टी कण ये सब लगा हुआ रहता है। सबसे पहले उसको साफ किया जाता है, तो इसमें जो धूल मिट्टी कण जो लगा हुआ रहता है इसको बोला जाता है गैंग। ठीक है, जो इसमें रेत जो मिट्टी कण जो भी है वो सब लगा हुआ रहता है उसको बोला जाता है गैंग। तो सबसे पहले उस गैंग को हम लोग को साफ करना पड़ता है। साफ करने के बाद हम लोग धातुओं को, जो भी अयस्क है उसको 3 कैटेगरी में, जो अयस्क है उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला जो है उच्च अभिक्रियाशील धातु है वाला, ठीक है, दूसरा मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और तीसरा जो है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो मध्यम वाला का हम लोग धातु अलग तरीके से प्राप्त करेंगे, मध्यम वाला का अलग, उच्च वाला का अलग और निम्न वाला का
अलग तरीके से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में सबसे पहले क्या किया जाता है, उसका धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। सबसे पहले इसको मेल्ट कराया जाता है, ठीक है, मेल्ट करके उसके बाद उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन करने के बाद हम लोगों को शुद्ध धातु का प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इनका विद्युत अपघटन करना है, साथ ही साथ हम लोग को शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। जो मध्यम वाले अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनका दो तरह का होता है, ठीक है, एक कार्बोनेट अयस्क होता है, एक होता है सल्फाइड अयस्क। तो जो कार्बोनेट अयस्क होता है उसको निस्तापन किया जाता है। अब निस्तापन क्या है, निस्तापन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए। तो निस्तापन को समझना है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं निस्तापन, ठीक है। तो कार्बोनेट अयस्क को जब हम लोग निस्तापन करते हैं तो हम लोगों को धातु ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से सल्फाइड अयस्क, इसको भर्जन किया जाता है। भर्जन कहने का मतलब वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करने का जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग बोलेंगे भर्जन। इसमें वायु की उपस्थिति में होता है गर्म, और इसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म होता है। मतलब इसमें वायु नहीं देना है, इसमें वायु उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बाद हम लोग को धातु ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। अब ये जो धातु ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग को रिड्यूस करना पड़ता है, मतलब अपचयित करना पड़ता है कार्बन से या फिर अल्युमिनियम से। उसके बाद इसका अपचयन होने के बाद धातु का शोधन किया जाता है, फिर हम लोग को शुद्ध धातु का प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है, ठीक है, उसको भर्जन किया जाता है। भर्जन के बाद उसमें भी जो धातु ऑक्साइड मिलता है, उसको हम लोग अपचयित करते हैं कार्बन से या फिर एल्युमिनियम से, एंड देन उसका हम लोग को धातु मिलता है। उसके बाद उसका प्रशीकरण करते हैं, मतलब उसको शुद्ध करते हैं। तो हम लोग इसके बाद प्योर धातु, शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये था हम लोग का धातु कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब हम लोग को इसमें आगे बढ़ना है और इसमें समझना है कि जो धातुएं हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इसी क्लास में चैप्टर नंबर 1 में संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या चीज़ था, जब कोई धातु में जंक अथवा कोई भी चीज़ मतलब खराब होने लगता है, कोई भी धातु, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, संक्षारण बोलते थे। तो संक्षारण के लिए जो प्रमुख कारक है वो क्या क्या है, तो वायु, नमी, ठीक है, और भी रसायन जो होता है उसके संपर्क में जैसे आता है, जैसे वायु जो है, आर्द्र है, ठीक है, या फिर कोई भी रसायन के संपर्क में जैसे कोई धातु आता है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। वही खराब होने का जो प्रक्रिया है उसे ही हम लोग बोलते हैं संक्षारण, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक कारक क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, आर्द्र हो गया, है ना, और साथ ही साथ रसायन भी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है आर्द्र और वायु, ठीक है। तो अब इसमें बात आता है कि जो संक्षारण है इससे बचा कैसे जा सकता है। तो बचने का तरीका है, जैसे कि सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था पेंट करके, ठीक है, ऑयल मतलब तेल या फिर ग्रीस लगाकर। उसके बाद धातु में कोई दूसरे धातु का परत चढ़ा के, जैसे कि जिंक का परत चढ़ा दिया जाए लोहा में, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का जंग लगने से बच जाता है। कहने का मतलब क्या है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यशद लेपन, ठीक है। धातु मतलब जो भी लोहा है उसमें अगर हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं यशद लेपन, इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। अगला होता है टिन का प्लेटिंग किया जाता है, मतलब टिन का परत चढ़ाया जाता है या फिर क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी धातु को जंग लगने से बचा सकते हैं। और एक तरीका है, वो तरीका है मिश्र धातु बना के, ठीक है। ये मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु कहने का मतलब है जब कोई धातु, एक धातु को दूसरे धातु से मिलाया जाता है या फिर दूसरे धातु से अधातु को मिलाया जाता है, तो इससे जो हम लोग को मतलब जो मिलता है यौगिक नहीं बोल सकते उसको, जो धातु प्राप्त होता है मिलाने के बाद, तो हम लोग उसको बोलेंगे मिश्र धातु। जैसे धातु दूसरे धातु से मिल गया या फिर कोई धातु अधातु से मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद जो हम लोग को निर्माण होता है, जो मिलता है हम लोग को, उसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। तो हम लोग का यहाँ पे कुछ मिश्र धातु का अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ मिश्र धातु के बारे में। जैसे इस्पात मतलब स्टील,
हम लोगों ने अपने आसपास में देखा है बहुत सा जो स्टील होता है, जो स्टील का उपयोग होता है, उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है, लोहा, ठीक है, और निकल और क्रोमियम, ये दोनों मिला हुआ रहता है लोहा में, तब जाके हम लोग को मिलता है स्टील, ठीक है। उसी प्रकार से और भी मिश्र धातु जैसे पीतल, पीतल में क्या रहता है, कॉपर और जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक मिक्स रहेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, पीतल। साथ ही साथ कांसा, कांसा में क्या मिक्स रहता है, कॉपर और टिन, है ना, कॉपर और टिन का जो मिश्र धातु है उसे हम लोग बोलेंगे कांसा। फिर एक है सोल्डर, सोल्डर में क्या होता है, लेड और टिन, ठीक है, सीसा और टिन, ये दोनों मिक्स रहता है जो सोल्डर, सोल्डिंग का उपयोग में हम लोग इसको लाते हैं, ठीक है। फिर अमलगम, मतलब मरकरी या फिर पारा का किसी अन्य तत्वों के साथ, कोई भी धातु हो सकता है, फिर अधातु हो सकता है, उसके साथ इसका मतलब समांगी मिश्रण जो हम लोग बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं अमलगम। या फिर सिंपली यूँ बोले कि पारा का मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगम, ठीक है। तो अब ये तो हम लोगों ने मिश्र धातु के बारे में समझ लिया। अब हम लोग का इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो मिश्र धातु हम लोग बनाते हैं तो इससे हम लोग को क्या लाभ है, मतलब इसका क्या गुण में क्या परिवर्तन आता है। तो सबसे पहला जो धातु है, नॉर्मल जो धातु था जैसे लोहा था या फिर निकल, अलग अलग जब था तो इस समय इसका मतलब उतना स्ट्रोंग नहीं था, उतना कठोर नहीं था, उतना मजबूत नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग इसको मिश्र धातु बनाए तो ये कठोर भी हो गया, साथ ही साथ मजबूत भी हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जंग नहीं लगता है, संक्षारण से बच जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कंडक्टिविटी है, मतलब विद्युत का सुचालन करना, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। साथ ही साथ और क्या, जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो इसी मिश्र धातु के साथ हम लोग का ये अध्याय है धातु अधातु का, ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई होगी, किसी भी तरह कोई दिक्कत है तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी आ जाए। मैं यहाँ पे इसी तरह का वीडियो और भी अपलोड करते रहता हूँ और रेगुलरली अपलोड होते रहता है। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।